सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम देखने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी की पहली यूनिट। दोस्तों, वेब टेक्नोलॉजी काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो यूनिट है काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। ठीक है, अगर आपने कोई सी भी थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग करी है ना, तो ये जो सब्जेक्ट है आपको बहुत इजी लगने वाला है। ठीक है, अगर आपने वेब डेवलपमेंट किया तो बहुत ही ज़्यादा इजी लगने वाला है। ठीक है, इस यूनिट के अंदर है ना, पहले तो ये बताया गया है कि वेब टेक्नोलॉजी के बारे में और हिस्ट्री वगैरह उसके बारे में, और फिर एक कोर जावा के बारे में, जावा कैसे है उसका थोड़ा सा बेसिक। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है ना, बहुत ईजी रहने वाला है ये। ठीक है, फिर कुछ स्ट्रिंग हैंडलिंग, इवेंट हैंडलिंग देखेंगे, पैकेज देखेंगे जावा में। और मैंने इसके अंदर है ना पिछले 3 साल के सारे सॉल्यूशंस करा दिए हैं। मतलब जितने भी क्वेश्चन थे 3 साल में सब करा दिए, चाहे वो 10 नंबर में हो चाहे वो 2 नंबर में हो। ठीक है, वीडियो के एंड में आपको 2 नंबर वाले सॉल्यूशंस का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जो 10 नंबर वाले हैं तो वो तो मैंने कॉन्सेप्ट के साथ ही करा दिए हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे जो टॉपिक्स के पहली बात तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है यूनिट। ठीक है, इस यूनिट में ये 14 टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर कराए हैं, और इनमें मैंने एरो जो लगाए थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, क्योंकि आपका कल शायद एग्जाम है, तो आपको है ना ये टॉपिक तो अच्छे से करके जाने हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, ये वाला 2020-21 में आया, 20-21 में आया, ये दोनों बार आ चुका है, ये 3 बार आया है। एक्सेप्शन हैंडल, पता नहीं क्या प्यार है यार एकेटिव वालों को वेब टेक्नोलॉजी में। यूनिट 1 में से एक्सेप्शनल हैंडल, और हमारी ये क्या था, इनहेरिटेंस, इसमें पता नहीं क्या प्यार है कि हर बार ही दे रहे हैं। ठीक है, सो आप एक बार इन दोनों को अच्छे से देख लेना, और एग्जाम्पल भी अच्छे से देखना। तो वीडियो में बस आपको क्या करना है, बैठ के आराम से बैठ जाओ और इस वीडियो को अच्छे से देखो, जिससे कि आपको एक बार में ही पूरी की पूरी यूनिट समझ आ जाए। तो आपको बस क्या करना है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार। मतलब पहले चैनल, अभी नया चैनल बनाया है, तो 1 के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवाओ, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर नोट्स चाहिए, नोट्स मैं और अच्छे वाले प्रोवाइड करा दूंगा, ये तो प्रोवाइड करा ही दूंगा, और मतलब और डीप नोट्स चाहिए होंगे तो वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ वेब। ठीक है, मतलब पिछले साल में आया नहीं हुआ है, लेकिन है यूनिट में तो मैंने करवा दिया। सर टिम बर्नर्स ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। WWW को किसने इन्होंने इन्वेंट किया था? सर टिम बर्नर्स ली ने इन 1989। देखो, इन्हें याद रखना। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। सो देखो, जो हमारा जो वर्ल्ड वाइड वेब था उसकी हिस्ट्री कुछ ऐसे थी, दो चीज़ों में डिवाइडेड है। द डेवलपमेंट ऑफ हाइपर टेक्स्ट का डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जितने भी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं अभी हम आगे देखेंगे उन्हें डीप में अच्छे से, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे कि HTTPS ये सब होते हैं ना। ठीक है, In 1975, Alan Kay produced the first personal computer. 1975 में एलन के ने पहला पर्सनल कंप्यूटर प्रोड्यूस किया था। Berners-Lee developed the first web browser and web server software in 1990 में बर्नर्स-ली जो ये थे, जो उन्होंने फर्स्ट वेब ब्राउज़र और फर्स्ट वेब सर्वर सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था बाय 1991। और 1991 में पहला जो वेब पेज था उसे भी क्रिएट कर दिया था। HTML के थ्रू हुआ था जो पहला जो वेब पेज था। ठीक है, ये हिस्ट्री आपको समझ में आ गई। देखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हिस्ट्री का, बस एक बार ओवरव्यू ले लेना, और अगर आ जाता है क्वेश्चन तो लिख दोगे आप। ठीक है, फिर हम देखते हैं वेब टेक्नोलॉजी। अब वेब टेक्नोलॉजी है ना, तो हमारा 20 और 21 में आया हुआ था 10 नंबर में कि वेब टेक्नोलॉजी को डिफाइन करना था, उसे इंट्रोड्यूस करना था। ठीक है, अभी हम आगे और देखेंगे अच्छे से वेब टेक्नोलॉजी। पहले हम देखते हैं इसका ओवरव्यू लेते हैं। वेब टेक्नोलॉजी इज अ मैकेनिज्म बाय विच कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर। दो कंप्यूटर बीच आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसका मैकेनिज्म कौन है? वेब टेक्नोलॉजी। एंड द वेब सर्वर्स विद द एड ऑफ मार्कअप लैंग्वेजेस एंड मल्टीमीडिया। हमारे वेब सर्वर्स किससे बने होते हैं? मार्कअप लैंग्वेजेस और मल्टीमीडिया पैकेजेस से बने होते हैं। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज हमारी जो स्ट्रक्चर करती है, ठीक है, वेब पेज को, और मल्टीमीडिया पैकेज यानी कि हमारे जो सॉन्ग्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, फाइल्स होती हैं वहां पर। ठीक है, फिर हमारा वेब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स हायर एंड फास्टर म्यूचुअल डिवाइस कम्युनिकेशन। ठीक है, ये मतलब हायर और फास्टर म्यूचुअल डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। वेब टेक्नोलॉजी अनेबल्स यू टू रीच पीपल एट वंस, रीच मैनी पीपल्स एट वंस। जैसे कि आप सब व्हाट्सअप देख लो। व्हाट्सअप हमारा क्या है? व्हाट्सअप हमारा एक वेब ऐप है ना, और हमारा जो इंस्टाग्राम है वो भी एक वेब ऐप है।
तो वो क्या है हमारे, वो एक ही टाइम पर हम काफ़ी सारे लोगों से क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, है ना, उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये हमारा वेब टेक्नोलॉजी हो गया, ओवरव्यू था, है ना, मेन एस्पेक्ट ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहले तो ब्राउजर होना चाहिए, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन यूजर्स एंड वेब यूजर्स को और वेब को कनेक्ट करता है कौन, ब्राउजर। HTML CSS बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे और देखेंगे। ये मतलब फ्रंट एंड पार्ट हो गया। वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स जैसे कि रिएक्ट है, एंगुलर है, ये सब हमारे जो फ्रेमवर्क्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अब हमारी जो जावास्क्रिप्ट है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, वो कहाँ पे यूज करती है, डायनेमिक बनाने में, वेबसाइट को डायनेमिक बनाने में यूज होती है। प्रोटोकॉल्स HTTPS ये सब भी यूज होते हैं। सर्वर एंड क्लाइंट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेन पॉइंट्स है। अब हम देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब, ठीक है, 2020 और 21 में आया था 10 मार्क्स में। इसे अच्छे से समझना, मैं सारे समझा दिए, मतलब मैं जितना समझाऊंगा उतना तो समझ आपको लिख कर ही आना है, और आपको और अच्छे से इसे और डीप में डिफाइन करके आना है जितना और आप कर सको, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, हमारे सबसे बेसिक प्रोटोकॉल है। फाउंडेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन ऑन द वेब, ठीक है, ये हमारी फाउंडेशन है डेटा कम्युनिकेशन की वेब पर, और थोड़ा ये कम सिक्योर होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, अब सिक्योर आ गया, ठीक है, इसका सिक्योर पार्ट आ गया। तो ये कैसे होता है, HTTPS से होता है डिफाइंड। इट इज मोर सिक्योर वर्जन ऑफ HTTPS, बिल्कुल सेम ही होता है, बस ये ज्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर बिल्कुल नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम फाइल ट्रांसफर करेंगे दो कंप्यूटर के बीच में ओवर इंटरनेट। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल ट्रांसफर आ गया, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, सेंड करेंगे किसी मेल को ओवर द इंटरनेट, ईमेल्स जो होती हैं हमारी, ठीक है। फिर आता है हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP ऐसे करते हैं इसे, पोस्ट यानी कि मतलब यहाँ से तो हमने मेल को सेंड कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पर अगर रिसीव करना है, रिट्रीवल ऑफ ईमेल फ्रॉम मेल सर्वर, ठीक है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMPA, यूज फॉर रिट्रीविंग एंड मैनेजिंग ईमेल्स मैसेजेस, ठीक है। सो ये सारे प्रोटोकॉल से एक बार और देखना इन्हें, और एक बार पढ़ के देख लेना तो समझ में आ जाएंगे, और मतलब समझा तो दिए मैंने यार सारे के सारे। वेब डेवलपमेंट प्रोसेस, अब देखो वेब डेवलपमेंट का हमारा जो प्रोसेस है ये 2 नंबर में आया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे करवा दिया है। मतलब ऐसे भी आ जाता है वेब डेवलपमेंट फेसिस से भी आ जाता है और प्रोसेसिस से भी आ जाता है। आपको याद रखना है, फेसिस आए तो भी लिख के आना है, और प्रोसेसिस आए तब भी यही रहना क्या है। तो सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए वेब पेजेस में, फिर स्पेसिफिकेशन एंड बिल्डिंग किस किस की जरूरतें होंगी, हम जो बनाएंगे उसमें मतलब कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज होगा। डिजाइन एंड डेवलपमेंट, उसे डेवलप करेंगे और डिजाइन करेंगे। कंटेंट क्रिएटिंग, कंटेंट राइटिंग, उसके अंदर क्या कंटेंट रहेगा उसे राइट करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए तो हमें कंटेंट राइटिंग करनी पड़ेगी। कोडिंग, फिर जो कोडिंग पार्ट आ जाता है, फिर टेस्टिंग, उसे टेस्ट करेंगे, और फिर जब टेस्ट हो जाएगा तो उसे मेंटेनेंस एंड अपडेशन करते रहेंगे उसकी, मतलब जब भी जरूरत होगी, ठीक है। ये हमारे वेब डेवलपमेंट के प्रोसेस से आराम से समझ में आ गया। सो वेब टेक्नोलॉजी, मैंने यहाँ पर वेब टेक्नोलॉजी का एक ओवरव्यू दिया था, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको लिखकर आना ही है ओवरव्यू, फिर आपको है ना ये जो मैंने इसे डिवाइड किया है ऐसे, इसको भी लिखकर आना है वेब टेक्नोलॉजी। वेब टेक्नोलॉजी देखो 2 चीज में डिवाइडेड है, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। आप ऐसे भी समझ सकते हो, फ्रंट एंड पार्ट एंड बैक एंड पार्ट, ठीक है। तो फ्रंट एंड में क्या क्या आता है, एक तो HTML आती है, ठीक है, एक आता है CSS। HTML क्या होती है, हमारी मार्कअप लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर करती है वेबसाइट को, मतलब स्केलेटन होती है। आप मतलब ऐसे ह्यूमन बॉडी से समझ सकते हो कि मतलब जो हमारा स्केलेटन है वो क्या है, ह्यूमन बॉडी का HTML पार्ट है, और जो उसका मतलब उसकी स्किन है ना, उसका मतलब बाल है, उसके जो आंखें हैं, ये सब क्या है, ये सब CSS पार्ट है, मतलब ब्यूटीफाई करिए किसी भी बॉडी को। फिर जावास्क्रिप्ट हमारा माइंड, बॉडी का जो माइंड होता है हमारा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फिर हमारा सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे PHP आती है, PHP हेल्प करती है डायनेमिक वेबसाइट को बनाने में। फिर आती है पर्ल होती है हमारी इनपुट और आउटपुट पे वर्क करती है। फिर आती है हमारी MySQL हमारी क्या है, एक हमारी डेटाबेस, वो है हमारा सिस्टम है डेटाबेस के लिए। फिर हमारा लिनक्स हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब हमारा कहाँ पर यूज होता है, सर्वर साइड पर, और यहाँ पर क्या होता है, क्लाइंट साइड पर। ऐसा नहीं है बस आपको ये बना कर आना है, मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े पॉइंट्स भी बता दिए आपको, तो इनको आप एक एक 2 लाइन में डिफाइन भी कर सकते हो, जिससे कि आपका आंसर जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और आपको 10 मार्क्स मतलब मिल जाएंगे आराम से, बहुत इजीली। सो देखो नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट सर्विसेज। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आया नहीं है पिछले साल में, लेकिन मुझे लगता है आ सकता है, ठीक है, तो इसे भी देख के जाना। इंटरनेट सर्विसेज होती क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड अ वे फॉर डेटा टू बी ट्रांसफर फ्रॉम इंटरनेट सर्वर टू अवर कंप्यूटर। देखो इतना ईजी लिखा हुआ है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब देखो कुछ हमारी कम्युनिकेशन सर्विस होती हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस होती हैं, वेब सर्विस होती हैं और www जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होती हैं? कम्युनिकेशन सर्विसेज में आता है हमारा ईमेल्स। जब हम ईमेल्स एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, वहाँ से सेंड होता है या फिर रिसीव होता है, तो वहाँ पर हमारी आती है कम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है। फिर हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज में हम क्या करते हैं? FTP का यूज़ करते हैं। FTP हमारा क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें हम क्या करते हैं? फाइल को ट्रांसफर करते हैं और रिट्रीवल करते हैं, ठीक है। फिर हमारी वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज बिल्कुल सेम, बिल्कुल वेब टेक्नोलॉजी की तरह एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन एप्स ऑन द वेब, ठीक है। अब जो हमारे 2-3 एप्स हैं, मतलब कि मैं बताता हूँ, जैसे कि जो हमारी बातचीत करने वाले एप्स होते हैं ना, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन मतलब इंफॉर्मेशन हमारी शेयर हो रही है बीच में आपस में, तो वहाँ पे यूज होता है हमारी वेब सर्विसेज। अब जैसे कि एक मेरे पास इंस्टाग्राम है, एक आपके पास नहीं, मैं व्हाट्सएप का इंस्टाग्राम नहीं सही लगता मेरे को, व्हाट्सएप है मेरे पास, एक आपके पास व्हाट्सएप है, ठीक है। तो मैं कुछ मैसेज आपको सेंड करता हूँ, ठीक है, और आपको मिलती है वो इन्फॉर्मेशन, तो वो हमारा कहाँ पे यूज हो रहा है? वेब सर्विसेज में यूज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि कोई ऐप है, 2 ऐप है, अगर उनके बीच में हो रही है तो भी हमारा क्या होता है? वेब सर्विसेज होता है। www, अब कोई भी हमें लिंक या फिर कोई भी हमें वेबसाइट ओपन करनी होती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है हाइपरलिंक्स का, ठीक है। तो देखो हाइपरलिंक्स में तो ओपन होता है जैसे ही आप लिखते हो गूगल, ठीक है, नहीं याहू लिखो, ठीक है, गूगल पे अगर आपने याहू लिखा तो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा वो हाइपरलिंक में। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, गिटहब देखते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा गिटहब, ठीक है, तो वो क्या होगा? एक कन्वर्ट हो जाता है हाइपरलिंक में। ऐसे आता है HTTPS, ऐसे कॉलन आएगा, 2 बार ऐसे आएगा, फिर आएगा www.github.com, ठीक है। अगर आप ये डायरेक्ट ब्राउजर पे लिखोगे ना तो आपका सीधा रन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जैसे गूगल वगैरह पे सर्च इंजन पे ऐसे लिखते हो तो पहले कन्वर्ट होता है इसके अंदर, फिर जाके वो सर्च होता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी हाइपरलिंक्स। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, अब हमारी कोर जावा। अब देखो यहाँ तक जो था हमारा हिस्ट्री विस्ट्री सब जावा टेक्नोलॉजी ये सब खत्म हो गई वेब टेक्नोलॉजी का। अब आया है जावा, ठीक है। बहुत कोर इजीली बताऊंगा जिससे कि अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती भी नहीं होगी तो समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो कुछ हमारे फीचर्स है, साइलेंट फीचर्स हैं जावा के। अगर फीचर्स आ जाते तो लिख कर आना, पिछले किसी साल में नहीं आए इसलिए बता रहा हूँ। सिंपल एंड ईजी टू लर्न, बहुत सिंपल है और ईजी टू लर्न है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि ऊप्स को सपोर्ट करती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकती है। रोबस्ट यानी कि मतलब होता है इसके अंदर एक बहुत अच्छा एक्सेप्शन हैंडलर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पिछले 3 साल में आया हुआ है तो अच्छे से समझेंगे इसमें, ठीक है। इस वीडियो में अच्छे से एंड तक बने रहना। सिक्योर है, इसके अंदर पॉइंटर का यूज नहीं होता। हमारे C++ में पॉइंटर का यूज होता है, इसके अंदर पॉइंटर का यूज नहीं होता। डायनेमिक लैंग्वेज है हमारी ये। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, जो भी इसके अंदर गार्बेज होता है वो अपने आप कलेक्ट हो जाता है। यहाँ तक जावा के जो हमारे फीचर्स है उन्हें लिखाना अच्छे से, इनको 2 लाइन में और डिफाइन कर देना। फिर हमारे डेटा टाइप्स इन जावा, ठीक है। जावा के अंदर 2 तरह के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। सो हमारे जो प्रिमिटिव होते हैं वो तो हमारे बिल्ट इन होते हैं और जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं हमारे यूजर डिफाइंड होते हैं, ठीक है। सो देखो पहला होता है बाइट हमारे होते हैं 8 बिट के साइंड इंटीजर। नेक्स्ट होता है शॉर्ट होता है हमारा 16 बिट के साइंड इंटीजर। इंट होता है हमारा 32 बिट का साइंड इंटीजर। लॉन्ग होता है हमारा 64 बिट का साइंड इंटीजर, ठीक है। अगर आपको बहुत छोटी रेंज में चाहिए तो बाइट का यूज कर लो, अगर आपको मीडियम रेंज में चाहिए तो जैसे शॉर्ट या फिर इंट का यूज कर लो। अगर आपकी कोई वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है, तो आप वहां पे लॉन्ग का यूज कर सकते हो। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत सब कुछ ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ऑपरेटर, वेरिएबल, डेटा टाइप्स और लूप्स, ये सब है ना सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होते हैं, बस थोड़ा बहुत सिंटैक्स में इधर उधर होता है, ठीक है। अब है हमारा कैरेक्टर हमारा सिंगल कैरेक्टर होता है, 16 बिट का हो सकता है। फिर है हमारा बुलियन यानी कि ट्रू या फॉल्स, ठीक है। फिर है हमारी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इन सबको हम अभी अच्छे से और समझेंगे आगे, ठीक है। तो अभी बस थोड़ा सा बता रहा हूँ। स्ट्रिंग क्या होती है? हमारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग। एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स, ठीक है। क्लास क्या होती है? क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स हमारे इंस्टेंस होते हैं क्लास के। अब मैं इसको समझाता हूँ क्लास को अच्छे से। देखो जैसे कि एक हमारी क्लास है एनिमल, ठीक है, एनिमल, और उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? डॉग, कैट, एलिफेंट, ये सब हमारे उसके क्या है? ये उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर सारी जो प्रॉपर्टीज होंगी ना वो क्लास के अंदर तो जरूर होंगी, ठीक है। एनिमल मतलब आप ये तो कह सकते हो ना कि एनिमल है वो, ठीक है। डायरेक्ट आप किसी भी जानवर को ये तो कह सकते हो ना वो एनिमल है, ठीक है। मतलब ये तो कह ही सकते हो कि वो एलिफेंट है या फिर डॉग है या फिर कैट है, ये भी कह सकते हो कि वो एनिमल है। तो मतलब उसके अंदर इनडायरेक्टली सारी की सारी प्रॉपर्टी एनिमल की होगी, ठीक है।
तो क्लास समझ में आ गया। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस होता है हमारा कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मैथड। इसके अंदर है ना, बस इसके अंदर हम इनिशियलाइज करते हैं, इसके अंदर हम डिफाइन नहीं करते, मतलब इसके अंदर है ना हम इंप्लीमेंट नहीं करते, इसके अंदर सिर्फ डिफाइन करते हैं इंटरफेस के अंदर। अभी हम आगे समझेंगे, इंटरफेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑपरेटर्स इन जावा, जावा के अंदर अब ऑपरेटर्स कौन कौन? सबके अंदर सेम ही होते हैं यार, ऑपरेटर्स बहुत ईजी है। देखो, इट इज अ सिंबल दैट यूजुअली रिप्रेजेंट एन एक्शन और प्रोसेस। ऐसा सिंबल जो कि हमारा रिप्रेजेंट करता है एक्शन या प्रोसेस को। दिस सिंबल आर अडॉप्टेड फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड लॉजिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स और लॉजिक से अडॉप्ट किया गया। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। हमारे इसमें 7 टाइप के ऑपरेटर हैं, सबको समझाता हूँ एक एक करके। यूनिनरी ऑपरेटर, यूनिनरी ऑपरेटर मतलब कि उसके अंदर हमारा एक ही ऑपरेंड होता है, ठीक है, यानी कि मतलब प्लस प्लस, जैसे कि आप अगर a प्लस प्लस कर दोगे और नेक्स्ट वैल्यू में उसे प्रिंट करोगे तो a की वैल्यू अगर यहाँ पे 5 है तो a प्लस प्लस मतलब कि इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस 1, यानी कि जो कि a की वैल्यू है उसके अंदर एक 1 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट करोगे, यानी कि इसके अंदर है ना, ऐसे होता है सिस्टम आउट प्रिंट लेन, तो उसके अंदर क्या आता है हमारा 6 प्रिंट होगा, ठीक है। ऐसी माइनस का भी होता है, ऐसी नॉट का होता है। नॉट का क्या करता है? नॉट हमारा चेंज कर देता है बुलियन को, यानी कि बुलियन को हमारे पास ट्रू है तो उसे चेंज कर देगा, फॉल्स में फॉल्स है तो हमारा वो ट्रू में चेंज कर देगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन बहुत ईजी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर, यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर हमारे ऐसे होते हैं कि अगर कोई बाइनरी डिजिट है, बाइनरी वो है हमारी क्या बोलते हैं, कोई कोड है बाइनरी, ठीक है, और अगर उसके अंदर हमने लेफ्ट शिफ्ट लगा दिया तो लेफ्ट की तरफ क्या करेगा? वो लेफ्ट की तरफ है ना एक उसे शिफ्ट कर देगा, ठीक है, और अगर राइट लगा दिया तो राइट की तरफ एक शिफ्ट कर देगा और 0 मतलब लेफ्ट में ऐड कर देगा, और अगर ठीक है ऐसे ऐड कर देगा 0 1 0 1, ठीक है। ये वाली वैल्यू का हम ऐसे कर सकते हैं राइट शिफ्ट, या ऐसे कर सकते हैं लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं अगर हमें दो वैल्यू को आपस में चेक करना है, कंपेयर करना है, तो इज इक्वल टू मतलब कंपेरिजन के लिए यूज होता है। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है, ये सब यूज होते हैं। अगर देखो एक बार है ना, ये तो पता ही होंगे, ठीक है, बहुत इजी है। मतलब इसके अंदर है ना हमें बूलियन में मिलती है, अगर इक्वल है तो हमें ट्रू मिलेगा, अगर फॉल्स है तो हमें फॉल्स मिलेगा, नहीं है इक्वल तो फॉल्स मिलेगा, ऐसी सबके लिए। टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं? टर्नरी ऑपरेटर के अंदर हमारे 3 ऑपरेंड आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी यहाँ पे ना कंडीशन पास होती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि अगर एज है, ठीक है, एज इक्वल टू, हम यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, कंडीशन है हमारी अगर ए हमारा इज ग्रेटर देन है 18 तो एज, तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर आएगा कि जैसे कि अगर हम एज को वैल्यू देना चाहते हैं ए, और या फिर वैल्यू देना चाहते हैं क्या? बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो एज को असाइन होगी ये वाली वैल्यू, है ना। अगर ये वाली वैल्यू हो गई फॉल्स तो एज को असाइन होगी ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, असाइन करना किसी भी चीज को, है ना। बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं हमारे और, एंड, एंड एक्सॉर, ठीक है। ये हमारे होते हैं कि मतलब और वाले मतलब कि दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू आ जाएगा, और अगर एंड वाली में से दोनों ट्रू होंगी तभी ट्रू आएगा। एक्सॉर में क्या होता है, अगर दोनों सेम है तो 0 आ जाता है, ठीक है। अब देखो एरेज इन जावा, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरेज कभी कभी है ना 5 नंबर में आ जाता है इसमें, कि मतलब किसी के साथ अटैच होकर आ जाता है। तो एरेज क्या होती है हमारी? एरेज इन अ जावा इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउज यू टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ अ सेम डेटा टाइप इन अ कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। मतलब कि सेम डेटा टाइप जो होता है हमारा स्टोर होते हैं एरेज के अंदर, मतलब इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, ठीक है। और एरेज के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होते हैं। फिर हमारा ईच वैल्यू आइडेंटिफाइड बाय द इंडेक्स, जो भी हमारी वैल्यू है उसे हम आइडेंटिफाई किससे कर सकते हैं? इंडेक्स से। अगर हम उसे एक्सेस करना चाहें तो इंडेक्स की वैल्यू डालेंगे तो हमें वो जो एरे के अंदर वैल्यू होगी उस इंडेक्स पे तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो इंडेक्स नेवर नेगेटिव, इंडेक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और स्टार्ट किससे होता है? एरे का इंडेक्स 0 से होता है जावा के अंदर। तो इसके अंदर कुछ सिंटेक्स है वो देख लो। पहले हमें ये ऐसे लिखना पड़ता है डेटा टाइप, और यहाँ पे ऐसे 2 ब्रैकेट लिखने होते हैं ऐसे, जैसे कि ये डेटा टाइप हमारे पास इंट है, फिर हमें क्या होता है 2 ब्रैकेट ऐसे लगाने होते हैं। फिर हमारे क्या होता है एरे का नेम, एरे का नेम जैसे कि हम रखना चाहते हैं एज, ठीक है, और न्यू लिखना पड़ेगा फिर हमें। और फिर डेटा टाइप जो भी हमारा जो डेटा टाइप है जैसे कि इंट है, और इसके अंदर हम डाल सकते हैं वैल्यू, हमें जितनी भी वैल्यू डालनी है, ठीक है। जैसे नहीं साइज, यहाँ पे एरे का साइज आता है, जैसे कि यहाँ पे 5 है, ठीक है, एरे का साइज आ गया। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू डालेंगे इसके अंदर एरे के अंदर। तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा इंट ब्रैकेट
और फिर यहाँ पे जो हमारा एरे का नाम है वो लिखेंगे। जैसे कि एरे का नाम हमारा क्या है, एज है हमारा एरे का नाम, ठीक है। एज के अंदर हमें वैल्यू डाली 1 2 3 4 और 5 वैल्यू डालती। तो अगर हम एक्सेस करेंगे ना इसकी वैल्यू 0 पे तो हमें 1 मिलेगी, 1 पे करेंगे तो 2 मिलेगी, 3 पे करेंगे तो 4 मिलेगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। एरे बहुत ईजी है यार, आपने देखो कोई ना कोई तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी ना अभी तक, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जावा नहीं पढ़ी है तो, अगर जावा पढ़ी है तो भाई साहब आप मेरे को पढ़ा दोगे, ठीक है। अब हमारा मेथड्स क्या होता है जावा के अंदर। अब देखो ऑल लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है तो आपने फंक्शंस पढ़े होंगे, ठीक है। जावा के अंदर आते हैं हमारे मेथड्स। फंक्शंस और मेथड एक ही बात है। इन जावा अ मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। किसके लिए होते हैं ये? स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं। कैन बी इन्वोक्ड कॉल्ड, अगर हम इसे कॉल करेंगे तो ये इन्वोक्ड हो जाएंगे बाय अदर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। मेक कोड मोर रीयूजेबल, ये क्या करता है हमारे कोड को रीयूजेबल बहुत ज्यादा बना देता है। मतलब बार बार हमें कोड नहीं लिखना पड़ता, जहां पर भी हमें जरूरत पड़ती है उस फंक्शन की हम वहां पर उसे मेथड की उसे हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ईजियर टू मेंटेन, ज़्यादा घोष नहीं होती हमारे कोड में क्योंकि अलग अलग होते हैं सारे मेथड, तो इजी होता है उसे मेंटेन करना। अब यहाँ पे थोड़ा सिंटैक्स देख लो, ठीक है। जब भी मैं देखो यहाँ पे क्यों लिखा है पता है यहाँ पे नोटबुक में, क्योंकि यार वहाँ पर ना आपको पेपर में नोटबुक में लिख कर आना है। अगर मैं ये ना जल्दी जल्दी बता देता कंप्यूटर में, सच में पीसी में थोड़ा सा वो करता स्क्रीन रिकॉर्डिंग और तुरंत बता देता, पर पता है क्या है, अगर आप नोटबुक में लिखोगे ना जब भी पता चलेगा कि क्या गलतियाँ कहाँ पे हो रही है। अब देखो मेरे से गलती हो रही थी, मैंने यहाँ पे ये लगा दिया था, ठीक है, तो मेरे से गलती हुई यहाँ पे बहुत, मतलब यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे कुछ इंडेंटेशन की प्रॉब्लम कर दी, तो मेरे यहाँ पे गलत हुआ। तो क्या होता है हमारा ना प्रोग्राम जब हम कॉपी में लिखते हैं तो हमें दिक्कतें आती हैं, क्योंकि पहली बार लिख रहे होते हैं हम डायरेक्ट कॉपी में। हम पीसी में तो पहले लिख लेते हैं, लेकिन कॉपी में लिखना हम भूल जाते हैं। लेकिन हमें पेपर में कॉपी में लिखना होता है। देखो कुछ भी मानो, एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा भी हो, लेकिन कॉपी में हमें लिखवाना पड़े, हमें तो नंबर चाहिए ना, हमें नंबर से मतलब है, तो कॉपी में लिखना आना चाहिए। 2 दिन बाद प्रैक्टिस किया करो कोड की कॉपी में लिखने की, जिससे कि आप अच्छे से लिख सको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, हमारा प्रोग्राम कैसे पब्लिक या प्राइवेट है, ठीक है, वहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे पब्लिक लिख सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा, आपके मेथड का रिटर्न टाइप कैसा है, फिर आपके मेथड का नाम क्या है, फिर यहाँ के इसके अंदर पैरामीटर्स आ जाते हैं, फिर आपके मेथड की बॉडी और रिटर्न टाइप, ठीक है, रिटर्न कर देना फिर जो भी वैल्यू आपको रिटर्न करनी है। अब देखो एक्सेस मॉडिफायर हमारा पब्लिक हो गया, रिटर्न टाइप हमारा इंट हो गया, मेथड का नाम हमारा फन हो गया, और पैरामीटर रिटर्न इंट ए इंट बी, और इसके अंदर हम क्या करा रहे हैं, इसे मल्टीप्लाई करा रहे हैं। इंट प्रो इज इक्वल टू ए इंटू बी, और रिटर्न क्या करा रहे हैं, हम प्रो को रिटर्न करा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या रिटर्न हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं इस मेथड को, इंट प्रोडक्ट इज इक्वल टू फन, फन यानी कि फन, ये वाले मेथड को हमने कॉल किया और इसके अंदर पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए 10 और 2। तो इसके अंदर क्या होगा, 10 और 2 को मल्टीप्लाई कर देगा ये और रिटर्न कर देगा। तो प्रोडक्ट के अंदर क्या वैल्यू हो जाएगी, 20 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम प्रोडक्ट को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, 20। मेथड्स क्लियर है। नेक्स्ट आया हमारी क्लासेस। क्लासेस मैंने बहुत अच्छे से अभी आपको समझाई थी, वो ये होती है हमारी क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट एनकैप्सुलेट डेटा एंड बिहेवियर। इसके अंदर क्या क्या होता है, हमारा डेटा और बिहेवियर डिफाइंड होते हैं। क्लासेस डिफाइन द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। क्लासेस के अंदर हमारी प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं और मेथड डिफाइन होती है। मैं आपको एक बार समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने एक क्लास बनाई, ठीक है, ये क्लास बनाई, अभी प्रोग्राम में नहीं ऐसे ड्रामेटिकल वे में समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारा क्लास का नेम आ गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारे कुछ इसकी वो आ गए, मतलब वो वैल्यूज आ गई। जैसे कि क्लास है हमारी, क्लास का नेम है हमारा बुक, ठीक है। अब बुक का कुछ नाम होगा, बुक नेम, तो उसके अंदर हम क्या रखते हैं, स्ट्रिंग नेम। बुक का कुछ ऑथर का नाम होगा, स्ट्रिंग ऑथर, ठीक है। अब बुक की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, हम बुक को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, बुक को रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गई, इसकी बिहेवियर्स हो गए, मेथड्स हो गए, ठीक है ये, और ये क्या हो गया, इसका डेटा हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। डेट ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेट क्लास विल हैव, मतलब कि सारी की सारी ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में होती हैं, जितने भी क्लासेस की, ठीक है। अब देखो, अब हमने ना यहाँ पे देखेंगे क्लास को कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसका सिंटैक्स मैंने यहाँ पे बहुत मेहनत से अच्छे से लिख दिया, क्योंकि बहुत लिखने में मेहनत हो रही है यार कोड को। एक्सेस मॉडिफायर, सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर आता है हमारा पब्लिक, ठीक है, पब्लिक या प्राइवेट, पब्लिक आएगा हमारा, मतलब हम पब्लिक यूज करते हैं ज्यादातर। फिर यहाँ पे क्लास, यहाँ पे क्लास कीवर्ड का यूज होगा। फिर क्लास नेम, जो भी आप क्लास का नेम रखना चाहो। फिर डेटा मेंबर्स, यानी कि आप यहाँ पे डेटा को डिफाइन करोगे। फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, एक आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करोगे विथ सेम नेम एज क्लास नेम,
ठीक है, जो भी क्लास का नाम होगा वहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर, फिर मेथड, बिल्कुल सेम एज मेथड सिंटैक्स। जैसे कि आपने मेथड को यहाँ पे डिफाइन किया था ना, वैसे ही आप मेथड को यहाँ पे भी डिफाइन इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, वहाँ पे सिंटैक्स सेम रहेगा। फिर हाउ टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट इन जावा, ये 2 मार्क्स में आया था 20 और 21 में। तो देखो जावा के अंदर हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लास बना ली, अब इस क्लास का अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे, तो जिससे क्या होगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर मैं आपको बताता हूँ। कंस्ट्रक्टर हमारा एक ऐसा अंदर मेथड होता है जो कि अपने आप ही कॉल हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। मतलब क्लास के नेम सेम होता है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है अपने आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर। तो यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा है कार, क्लास का नाम हमारा कार है, माई कार यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट का नाम माई कार है, और हमने लिखा है यहाँ पे न्यू कीवर्ड, और कार यानी कि सेम एज क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर का नाम कार, और हमने कार का नाम क्या दे दिया, टोयोटा, ठीक है। समझ में आ गया। ये होता है हमारे कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। एक बार ना जाना पीसी में और थोड़ा सर्च करना जीएफजी वगैरह पे कि ऑब्जेक्ट वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको कुछ कोड मिलेगा, ठीक है। फिर उसको जाकर कोड को आप एक बार देखना और रन करना अपने VS कोड में, VS कोड में नहीं, और कोई किसी ऑनलाइन कंपाइलर में रन करना तो हो जाएगा। फिर हमारा डिस्कस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनहेरिटेंस। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 2020 और 23 में आया था, 22 और 23 में आया था, 20 और 21 में आया था, 10 मार्क्स में, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या क्या डिफाइन करना था, इनहेरिटेंस को डिफाइन करना था, और इनहेरिटेंस के कुछ सारे टाइप्स को डिफाइन करना था, ठीक है। तो देखो इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। ये हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम क्या ऐसा मतलब प्रोसेस है जिसमें हम एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को एक्वायर या फिर भेजते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक क्लास है बेस क्लास, ठीक है। अगर हम उस क्लास की कुछ प्रॉपर्टी अगर हम ड्राइव्ड क्लास में डाल दें, ठीक है, तो क्या होगा, वो होगा हमारा इनहेरिट। यानी कि जैसे कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में होता है ना, चिल्ड्रन हमारे कुछ प्रॉपर्टी, हम मतलब कुछ प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, चाहे वो हेयर कलर हो, आई का कलर हो, या फिर ब्लड ग्रुप हो, ये सब कुछ इनहेरिट करते हैं पेरेंट्स से, ठीक है। तो कुछ वैल्यू अगर इनहेरिट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस प्रोवाइड द आइडिया ऑफ रीयूजेबिलिटी। ये रीयूजेबल हो रहा है, हमें बार बार वो प्रॉपर्टीज नहीं लिखनी पड़ेगी, डायरेक्ट क्लास को उसके अंदर डिफाइन कर देंगे और हमें इनहेरिट कर लेंगे वो प्रॉपर्टी। दिस मीन्स दैट वी कैन ऐड एडिशनल फीचर टू एन एग्जिस्टिंग क्लास विदाउट मॉडिफाइंग इट, ठीक है। अगर हम क्लास को बिना मॉडिफाई करे उसके अंदर एडिशनल फीचर ऐड करना चाहते हैं तो हमें इनहेरिट का यूज करना पड़ेगा। This is possible by designing a new class will have a combined features of both the class। जो हमारी नई क्लास बनेगी उसके अंदर दोनों क्लास के फीचर होंगे, पहले तो खुद के फीचर्स तो होंगे और जो पेरेंट क्लास है उसके तो भी फीचर्स होंगे। Reduce the software complexity, सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम से समझाया, बेस क्लास है ये हमारी ड्राइव क्लास है। फिर इस ड्राइव क्लास के अंदर हमारी 2 ड्राइव क्लास है, ठीक है। ये वाली इससे भी इनहेरिट कर रही है और ये वाली इससे भी इनहेरिट कर रही है, तो 2 ड्राइव क्लास हो गई, ठीक है। फिर है हमारा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस हमारा क्या होता है, अ क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन क्लास। अगर कोई क्लास हमारी इनहेरिट कर सकती है सिर्फ एक ही क्लास से, तो वो होता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो सिंगल इनहेरिटेंस अगर हम समझे तो देखो क्लास ए जो है हमारी, वो है हमारी बेस क्लास, और क्लास बी जो है हमारी ड्राइव क्लास। तो बी क्लास किससे, एक ही क्लास से हमारी जो प्रॉपर्टी है इनहेरिट कर रही है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, पहले 2 मिनट में ना मैं ऐसे फोल्ड कर देता हूँ जिससे कि आपको मतलब ज्यादा वो ना हो, दिक्कत ना हो। तो देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, इन दिस क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास। जैसे कि हमने पहले देखा था कि हमारी एक क्लास एक ही क्लास से जो प्रॉपर्टी है इनहेरिट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम एक ही क्लास 2 क्लास से प्रॉपर्टी को इनहेरिट करवाएंगे, ठीक है। तो होता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। फिर है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट होते हैं, फिर पेरेंट होते हैं, फिर हम होते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर प्रॉपर्टी ग्रैंड पेरेंट की भी प्रॉपर्टी आ जाती है, हमारे अंदर पेरेंट की प्रॉपर्टी तो आती है और ग्रैंड पेरेंट की भी प्रॉपर्टी आ जाती है, तो वो होता है हमारा मल्टी लेवल। तो देखो अ ड्राइव क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर ड्राइव क्लास। अगर एक ड्राइव क्लास दूसरी ड्राइव क्लास से प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है तो वो क्या होता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब ड्राइव क्लास ने पहले बेस क्लास से प्रॉपर्टी इनहेरिट की, फिर नेक्स्ट ड्राइव क्लास ने ड्राइव क्लास से प्रॉपर्टी इनहेरिट करी,
ठीक है। फिर है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मोर देन वन सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम अनदर बेस क्लास, ठीक है। हायरार्किकल में क्या होता है कि हम पहले देखो ऐसे समझे, स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा, पहले एक क्लास है, फिर उसने 2 क्लास को इनहेरिट किया, ठीक है। फिर ये जो दूसरी क्लास है वो इनहेरिट कर रही है और 2 क्लास को, ठीक है। तो ये क्या बन रही है कि हायरार्की बन रही है, ठीक है। तो ये यूजफुल है। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड वर्चुअल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड भी कहते हैं, इसे वर्चुअल भी कहते हैं। अगर कोई भी 2 इनहेरिटेंस के टाइप को मिला दें तो वो बनता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर तो सिंगल इनहेरिटेंस, यहाँ पर सॉरी मल्टीपल इनहेरिटेंस है, इससे भी आ रहा है और इससे भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। 1 से 1 फिर 1 से 2, ठीक है। तो देखो 2 इनहेरिटेंस को मिला दें तो हमें क्या होगा, वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाएगा। तो ये तो थ्योरी वाइज हो गया, ठीक है। अभी हम इसका एक सिंटैक्स देख लेते हैं जिससे कि आपको और समझ में आ जाए। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सो देखो यहाँ पर पहले हमने बेस क्लास डिफाइन कर रखी है। बेस क्लास को कैसे करते हैं, क्लास का कीवर्ड एनिमल, एनिमल नाम से हमारी क्लास है, स्ट्रिंग नेम कंस्ट्रक्टर है ना, इसके अंदर हमने एक मेथड डिफाइन किया है ईट, ठीक है। सो देखो अब हम देखो कैसे यूज करेंगे इसे। एक हमने फिर ड्राइव क्लास ली, ड्राइव क्लास में लिखेंगे क्लास डॉग, डॉग नाम से हमने ड्राइव क्लास बनाई है और उसके अंदर हमें कीवर्ड यूज करना है एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स को यूज करना है हमें इनहेरिट करने के लिए किसी भी प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब देखो एक्सटेंड करा एनिमल, तो डॉग के अंदर किसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, एनिमल की भी प्रॉपर्टी आ जाएगी। वैसे हमने इसके अंदर एक मेथड बना दिया बार, ठीक है। अब हमें कैसे इसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले एक हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मेन के अंदर। तो देखो मेन फंक्शन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया A1, एनिमल A1 इज इक्वल टू न्यू एनिमल A1, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है, ठीक है। फिर अब हम एनिमल से ईट को तो क्या बोलते हैं कॉल कर ही सकते हैं क्योंकि एनिमल के अंदर ईट हमारा मेथड है। अब हम बनाएंगे डॉग वाली क्लास, ये इंपॉर्टेंट है। डॉग वाला हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया D1, ठीक है। अब D1 पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। अब D1 क्या करेगा, D1 हमारा ईट को भी, ईट वाले मेथड को भी कॉल कर सकता है। बार को तो कॉल कर ही सकता है क्योंकि बार हमारे इसके अंदर है, और ईट वाले फंक्शन को भी कॉल कर सकता है चाहे वो एनिमल क्लास के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर इनहेरिट कर रहे हैं हम प्रॉपर्टी इससे, ठीक है। सो अब और जो एग्जांपल हैं और टाइप्स के बिल्कुल सेम ही होने वाले हैं, मैं नोट्स वगैरह में नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम पे देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे फीचर्स ऑफ ऊप्स। अब देखो फीचर्स ऑफ ऊप्स हमारे इंपॉर्टेंट है, फीचर्स देखते हैं हम ऊप्स के। तो देखो यहाँ पे ना मैंने पहले से ये जो फीचर्स थे लिख रखे थे और यूनिट काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही थी, तो इस वजह से मैंने बार बार समझाने की जगह आपको एक बार बता दूंगा और उसमें आपको प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स में। तो देखो इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन हमारा एक फीचर है। The wrapping of the data and functions into a single unit is called encapsulation। अगर हम डेटा और फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में कवर्ड कर दे तो वो होता है हमारा एनकैप्सुलेशन। इट इज ऑल्सो नोन है इंफॉर्मेशन हाइडिंग कॉन्सेप्ट। ये जो है ना हमारी कॉन्फिडेंशियल जो हमारे डेटा होता है ना, जो हम यूजर को नहीं शेयर करना चाहते यूजर के साथ, तो हम उसे क्या करते हैं, रैप कर देते हैं, उसे हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, वो हमारा एनकैप्सुलेशन होता है। The data is not accessible to the outside world and only those function will be are wrapped in the class can access it। ठीक है, जो हम आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं दिखाना चाहते उसे हम रैप कर देते हैं। फिर है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इट रिफर टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब हम कभी कभी क्या होते हैं, यूजर को ये सब मतलब यूजर एक्सपीरियंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि फालतू की चीजें यूजर को नहीं दिखाना चाहते। ठीक है, कि हमारी कोई भी फंक्शन कैसे बना, कोई भी मेथड हमारा कैसे बना, ये नहीं दिखाना चाहते। हम बस दिखाना चाहते हैं कि आप उसे कैसे यूज कर सकते हो इजी वे में। ठीक है, तो वहां पर हम करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन का यूज। नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस मैंने आपको समझा दिया, तो ये भी एक हमारा फीचर है, अभी नहीं समझाऊंगा। ठीक है, अब है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि इट मीन्स द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एबिलिटी एक से ज्यादा फॉर्म को लेने की। ठीक है, एन ऑपरेशन में एक्सहिबिट डिफरेंट इंस्टेंस। कुछ ऑपरेशन क्या करते हैं, बहुत सारे इंस्टेंस को ले लेते हैं। ऑपरेशन में भी एक्सहिबिट डिफरेंट इंस्टेंस, मतलब अलग अलग जितने भी फॉर्म्स होंगे हमारे, सब अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। द बिहेवियर डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ डेटा यूज इन द ऑपरेशन। बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ डेटा यूज इन द ऑपरेशन। अ फीचर दैट अलाउज अ फंक्शन और ऑपरेटर टू बी गिवन मोर देन वन डेफिनेशन। ये फीचर हमारा किसे मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को लाता है, कि मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं कि मतलब एक ऑपरेटर से एक से ज्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करवा सकते हैं, एक फंक्शन से एक से ज्यादा मेथड से एक से ज्यादा फंक्शन को प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे हो गए हमारे फीचर्स ऑफ ऊप्स।
अब हम देखेंगे पैकेज। पैकेज हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है, 22 और 23 में आया हुआ है 10 मार्क्स में। इसमें हमें पैकेज बताना था और हमें एक एग्जांपल बताना था जिसमें हम क्रिएट करेंगे यूजर डिफाइंड पैकेज को। तो पैकेज बहुत इजी है। पैकेज इज अ मैकेनिज्म टू एनकैप्सुलेट अ ग्रुप ऑफ क्लासेस, इंटरफेस और एंड सब पैकेज। इन सबको अगर हम ग्रुप करना चाहें, बहुत सारी क्लासेस को अगर हम एक पैकेज के अंदर ग्रुप करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। पैकेज आर द वे टू ऑर्गेनाइज द फाइल इनटू डिफरेंट डायरेक्टरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनलिटी, यूजेबिलिटी एज देयर कैटेगरी, ठीक है। अलग अलग डायरेक्टरी में हम उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फाइल को। अब हमारा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैकेज इन जावा। जावा के अंदर हमारे 2 टाइप के पैकेज होते हैं। पहला होता है यूजर डिफाइंड पैकेज, जो कि यूजर बनाता है। अभी हम बना के देखेंगे उसे तो समझ में आएगा आपको। बिल्ट इन पैकेज, जो पहले से बने होते हैं। बिल्ट इन पैकेज कौन कौन से हमारे, एक तो है java.io इनपुट के लिए होता है, java.language, ठीक है, ये होता है एक्सेट्रा, नोन एज बिल्ट इन पैकेज। ये हमारे होते हैं बिल्ट इन पैकेज। So देखो, टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड पैकेज इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ पैकेज कीवर्ड। पहले हमें पैकेज कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, फिर हमें अगर उस पैकेज को यूज करना है तो हमें इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक पैकेज बनाया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। यहाँ पे मैंने देखो कितनी गलती करती हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना हम एक डेमो.जावा करके एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। उस पैकेज के अंदर, मतलब उस फोल्डर के अंदर हम एक कोड लिखेंगे, नोटपैड पे लिख सकते हैं, ठीक है। पैकेज कृष्णा है ना, मैंने यहाँ पे अपने नाम से क्या बनाया, पैकेज बनाया। आप अपने नाम से बना सकते हो, ठीक है। पब्लिक क्लास माई क्लास, ठीक है। यहाँ पर हमने एक एक्सेस मॉडिफायर दिया, क्लास कीवर्ड का। हमने इसके अंदर क्या किया है, क्लास को डिफाइन किया है, एक क्लास कीवर्ड और यहाँ पे क्लास का नाम। फिर इसके अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है जो कि है हमारा माई फंक्शन नाम से है, जो कि क्या आउटपुट देता है, माई पैकेज, ठीक है। अब हमने ये एक अलग बना दिया। अब हम जाएंगे टेस्टर.जावा में, अलग पैकेज, अलग फोल्डर में। उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे इसको, कृष्णा वाली पैकेज को हम इंपोर्ट करेंगे। तो देखो इंपोर्ट कृष्णा.डेमो, ठीक है। डेमो मतलब कि फोल्डर का नाम जो है कृष्णा.डेमो। अब हम क्या करेंगे, कृष्णा यूजर डिफाइंड पैकेज को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम है ना इस वाले फंक्शन को भी इसमें यूज कर पाएंगे। तो ऐसे ही लिखेंगे, क्लास टेस्टर, यानी कि टेस्टर ये वाला, एक्सटेंड डेमो। क्लास टेस्टर यानी कि ये वाली क्लास क्या करेगी, डेमो वाली प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट करेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत इनहेरिट से मिलता जुलता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यानी कि ये तो हमारा यूज होता है जावा के अंदर। फिर मेन फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, माई क्लास, यानी कि ये वाली जो हमारी क्लास है इसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, माई क्लास C1, यानी कि हमने C1 एक ऑब्जेक्ट बनाया। टू इज इक्वल टू न्यू माई क्लास, फिर एक कंस्ट्रक्टर हमने इसमें हमने कॉल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, C1.myClass, यानी कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम ये वाले फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोल्डर में, अलग अलग फोल्डर में बस इंपोर्ट करा के हम ये वाले फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, माई फंक्शन। तो आउटपुट क्या आएगा, माई पैकेज, ठीक है। समझ में आ गया। पैकेज का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, एक बार और देख लेना वीडियो को तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब है इंटरफेस एक बार भी नहीं आया, इसके लिए ना 2 नंबर में आया ना 10 नंबर में से, छोटा सा डिफाइन कर दिया। इट डिफाइन अ सेट ऑफ मेथड बट डज नॉट इम्प्लीमेंट दैम। ये बस डिफाइन करता है, सेट ऑफ मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं करता। जैसे कि इसका सिंटैक्स ऐसे है, पब्लिक इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं, ड्रॉएबल हमने लिख रखा है, और वाइट ड्रॉ, ठीक है। हमने क्या किया, इसके अंदर मेथड को डिफाइन तो कर दिया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का, व्हाट आर एक्सेप्शन एंड हाउ दे आर हैंडल्ड इन जावा। एक्सप्लेन करने कुछ कीवर्ड इसके सबको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये तीनों साल आया पिछले 10 मार्क्स में। तो देखो एक्सेप्शन क्या होते हैं। एन एक्सेप्शन इज एन अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। समझ में आ गया, जो भी हमारे अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं वो हमारे एक्सेप्शंस होते हैं। विच अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये कब अकर होते हैं, रन टाइम पे, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, डिस्टर्ब करता है क्योंकि एरर वगैरह आ जाते हैं और फिर दिक्कतें आती हैं, और कभी कभी रन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है कभी कभी प्रोग्राम। अगर जैसे कि देखो किसी यूज़र ने अगर ये डाल दिया 10/0 इन्फिनिटी है, ठीक है, बहुत लंबा जाएगा प्रोग्राम और बहुत दिक्कतें आएंगी, ठीक है, अगर आप इसके अंदर हैंडलिंग नहीं करोगे इसकी। एक्सेप्शन हैंडलिंग, इट प्रोवाइड अ टाइप सेफ इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर हैंडलिंग अनयूजुअल प्रॉब्लम। जब भी हमारी अनवांटेड या फिर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसे हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। जावा प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर हैंडलिंग एक्सेप्शन थ्रू अ यूज ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक्स। जावा एक हमें मेथड प्रोवाइड करता है ट्राई कैच ब्लॉक, जिससे कि हम हैंडलिंग कर सकते हैं इस एक्सेप्शंस को। अब देखो इन सब कीवर्ड्स को समझते हैं। पहला है हमारा ट्राई एंड कैच, ठीक है। ट्राई क्या होता है हमारा,
इट यूज टू एनक्लोज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। इसके अंदर हमारा क्या लिखा होता है, एक्सेप्शन लिखा होता है कि एक्सेप्शन किसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। कोई भी हमारी कंडीशन, जैसे कि हमारी कंडीशन ये हो रही है ना 10 and 0, यानी कि हम इसे डिवाइड करने के लिए भेज रहे हैं, तो इसमें एक एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। ये होता है हमारा ट्राई करके देखो उसे। कैच इज यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन दैट माइट बीन थ्रोन बाय द ट्राई ब्लॉक। अब इसके अंदर जो एक्सेप्शन आएगा उसे कैसे हैंडल किया जाएगा, कैच ब्लॉक की तरह है, कैच ब्लॉक के थ्रू हैंडल किया जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या रन करा देंगे, एरर रन करा देंगे। तो देखो प्रोग्राम बहुत ज्यादा लंबा चले जाता और वो शायद इन्फिनाइट लूप में भी फंस जाता, तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट एरर को प्रिंट करा देंगे और वो इन्फिनाइट लूप से जाने से पहले बच जाएगा और जो प्रोग्रामर है उसका थोड़ा टाइम बचेगा, ठीक है। फाइनली, और इसके अंदर हम और भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं इन्फिनाइट लूप, इन्फिनाइट एनीथिंग, लाइक मतलब कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। ये हो गया हमारा ट्राई एंड कैच। अब है हमारा फाइनली, एक होता है फाइनली एक जैसे कि आपने स्विच स्टेटमेंट पढ़ी होगी ना, उसके अंदर एक हमारा डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो फाइनली बिल्कुल उसकी तरह ये तो रन होना ही है, ठीक है। एक्सेप्शन डेट इज नॉट कॉट बाय एनी ऑफ द प्रीवियस कैच स्टेटमेंट। अगर कोई एक्सेप्शन इन ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट से पकड़ा नहीं गया, इट कुड बी एडेड इमीडिएटली आफ्टर द ट्राई ब्लॉक और आफ्टर द लास्ट कैच ब्लॉक। ये कहाँ पर ऐड होता है, ट्राई ब्लॉक के बाद में या फिर कैच ब्लॉक के बाद में ऐड होता है और ये अपने आप रन हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे हमने ट्राई कैच लिखा और फिर फाइनली लिख के ये आउट कर दिया एग्जीक्यूटेड, ठीक है। समझ में आ गया। फाइनली बहुत ईजी है, एक बार ये देख लेना सिंटैक्स और ये जरूर लिख कर आना पेपर में। नेक्स्ट है हमारा थ्रो क्या होता है, थ्रो मतलब कि हम खुद कोई एरर देना चाहें, ठीक है। मतलब कि हम कोई खुद एरर डिफाइन करना चाहें किसी भी कंडीशन पे, तो वो हम थ्रो का यूज करके करते हैं। तो देखो इट इज यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन, ठीक है। हम अपनी तरफ से कोई एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा, इफ एज इज लेस देन 18, अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप थ्रो क्या कर सकते हो, एरर थ्रो न्यू इनवैलिड, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे थ्रो कीवर्ड का यूज किया, थ्रो न्यू इनवैलिड, एज मस्ट बी 18 और ओल्डर, ठीक है। एज आपकी 18 होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, उससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। ये पिछली साल एक बार भी नहीं आया पर मैंने समझा दिया क्योंकि मुझे सारा सिलेबस करवाना है। इट कंटेन्स 2 or more पार्ट्स दैट कैन रन कॉन्करेंटली। 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स कंटेन करती है ये वाली प्रोग्रामिंग। ईच पार्ट ऑफ प्रोग्राम, हर पार्ट ऑफ प्रोग्राम को क्या कहते हैं हम, थ्रेड कहते हैं। थ्रेड हमारा क्या होता है, थ्रेड हमारा एक प्रोसेस होता है, एक हमारा अलग अलग पाथ होता है एग्जीक्यूशन का, ठीक है। थ्रेड डिफाइन है सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, बता दिया मैंने। स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मल्टीटास्किंग, मतलब मल्टीटास्किंग की एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। ईच थ्रेड हैज इट्स ओन लाइफ साइकिल, हर थ्रेड की अपनी एक खुद की लाइफ साइकिल होती है, कब वो स्टार्ट होता है, कब वो इनिशियलाइज होता है, कब वो स्टॉप होता है, कब वो डेड होता है, ठीक है। एप्लेट देखो 21 और 22 में आया था 10 नंबर में, तो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया एप्लेट क्या होता है, ठीक है। एप्लेट के बेसिकली इसके अंदर ना ड्रॉबैक्स और एडवांटेज पूछे थे, तो अगर ऐसा आता है ना तो आपको एप्लेट को भी डिफाइन करके आना है। तो कैसे करोगे, एप्लेट इज अ जावा प्रोग्राम दैट कैन बी एम्बेडेड इनटू अ वेब पेजेस। एप्लेट हमारा कहाँ पे यूज होता है, जावा प्रोग्राम होता है, जहाँ कहाँ पे यूज होता है, वेब पेजेस के अंदर यूज होता है, ठीक है। एप्लेट कैन रन विद इन अ वेब ब्राउजर और एन एप्लेट व्यूअर। कहाँ पे ये रन हो सकता है, एक तो ये वेब ब्राउजर पे रन हो सकता है और एक ये एप्लेट व्यूअर पे रन हो सकता है। इट यूज टू मेक द वेबसाइट मोर डायनेमिक एंड एंटरटेनिंग। किसके लिए यूज होता है, डायनेमिक वेबसाइट को मोर डायनेमिक बनाने के लिए और एंटरटेनिंग बनाने के लिए, ठीक है। इसकी कुछ लाइफ साइकिल की पॉइंट्स है, ये देख लो। इनिट मतलब होता है इनिशियलाइज करना, स्टार्ट मतलब होता है स्टार्ट करना, ये हमारा इनिट करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट ये रन हो जाता है। स्टॉप यानी कि स्टॉप करना है एप्लेट को, और डिस्ट्रॉय यानी कि ब्राउजर को अगर शट डाउन करना है तो आप डिस्ट्रॉय का यूज करोगे। और पेंट मतलब कुछ चेंजेस, मेक एप्लेट नीड टू रीपेंट, अगर कुछ चेंजेस करने तो हम इसका यूज करते हैं। तो ठीक है, ये लाइफ साइकिल आपको और अच्छे से समझा के आनी है, ठीक है। मैंने तो बहुत छोटे में समझा दिए, और अच्छे से समझा के आना, क्योंकि मतलब इससे तो समझ में आ ही गया होगा आपको, 2-3 लाइन तो लिख दोगे यार आराम से। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल और एप्लेट का मैं एग्जांपल आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। काफी बड़ा कोड हो रहा था और बहुत इजी कोड था, एक बार में समझ में आ रहा था, क्योंकि एप्लेट के अंदर ना HTML यूज होती है। HTML तो कोड थोड़ा बड़ा हो जाता है, यहाँ पे एक तो यार टाइम खराब होता। सीधा मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड करा दूंगा जिससे कि आप समझ लेना, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ एप्लेट, मतलब पूछा नहीं गया कभी भी एग्जांपल एप्लेट का, तो मैं इसके लिए नहीं कराया, और मतलब ओवरव्यू दे दिया एप्लेट का। अब हम ये एडवांटेज और ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, मतलब कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर जावा वर्चुअल मशीन है वो उस पर ये चल जाएगा। रिच यूजर इंटरफेस, बहुत अच्छा यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। रीयूजेबिलिटी को मतलब डिफाइन करता है, रीयूजेबल होता है। सिक्योरिटी, अच्छा सिक्योर होता है।
ठीक है, नेटवर्क सिक्योर करता है ये। ड्रॉबैक्स ऑफ एप्लेट, परफॉर्मेंस इशू, कभी कभी क्या होता है इसके अंदर परफॉर्मेंस हमारी लेट हो जाती है, क्योंकि जब हम जावा वर्चुअल मशीन्स को यूज़ करते हैं ना तो वो थोड़ा डाउन हो जाता है, ठीक है, मेमोरी थोड़ा सा, एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो हो जाता है हमारा। ब्राउज़र सपोर्ट, मतलब कि हर ब्राउज़र अगर सपोर्ट जरूरी नहीं है करे। लिमिटेड फंक्शनैलिटी, बहुत कम फंक्शनैलिटी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ड्रॉबैक्स, और ये थे हमारे एडवांटेज, और एप्लेट हमारे यहाँ पे हो जाता है खत्म। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग एंड इवेंट हैंडलिंग, ये हमारा 21 और 22 में आया था, 10 नंबर में इंपॉर्टेंट है, कर लो, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशन आर फॉलोज। अगर डिफरेंट ऑपरेशन अगर हम स्ट्रिंग पे परफॉर्म करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग हैंडलिंग। तो देखो यहाँ पे मैंने डिफरेंट ऑपरेशंस लिख रखे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, आप इसे दो लाइन में और समझा देना, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ, यानी कि अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का मेथड का यूज कर सकते हो। फिर हमारा स्ट्रिंग कंपेयर टू, अगर आप कंपेयर करना चाहो दो स्ट्रिंग्स को तो आप कंपेयर कर सकते हो। स्ट्रिंग कॉन्केट, अगर आप दो स्ट्रिंग को जोड़ना चाहो तो आप कॉन्केट का यूज कर सकते हो। रिप्लेस, अगर आप स्ट्रिंग के अंदर कुछ चीजें रिप्लेस करना चाहते हो हाँ तो आप रिप्लेस का यूज कर सकते हो। कंटेन्स, अगर आप चेक करना चाहते हो क्या ये स्ट्रिंग इस वर्ड्स को कंटेन करती है तो आप कंटेन का यूज कर सकते हो। तो बहुत ईजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग क्या होती है, इट इज अ रिफर टू मैकेनिज्म बाय विच जावा प्रोग्राम्स रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स। जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं उनको रिस्पॉन्स करता है जावा प्रोग्राम। सच यूजर एक्शंस, इवेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि माउस क्लिक, कीबोर्ड पे कुछ आपने लिख दिया, ठीक है, और या फिर आपने स्क्रॉल किया, ठीक है, वो सब हमारे इवेंट्स होते हैं, जावास्क्रिप्ट में होते हैं इवेंट्स, ठीक है। द जावा AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट एंड शोइंग प्रोवाइड लाइब्रेरीज। ये क्या करती है, लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है किसके लिए, इवेंट हैंडलिंग के लिए। हियर आर सम स्टेप्स है हमारे इवेंट हैंडलिंग के। इवेंट सोर्सेज, आपके इवेंट के सोर्सेज क्या क्या होने वाले हैं, बटन है, टेक्स्ट फील्ड है, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इवेंट लिस्नर्स हमें लगाने पड़ते हैं कि वो हमारा वेट करे। ऑब्जेक्ट दैट वेट फॉर एन इवेंट टू अकर एंड देन रिस्पॉन्ड, वेट करते हैं कि अगर इवेंट अकर होता है तो वैसे ही वो रिस्पॉन्ड करेंगे। इवेंट हैंडलिंग मेथड्स, कुछ मेथड्स होती हैं इवेंट हैंडलिंग के। व्हेन इवेंट अकर द कॉरस्पॉन्डिंग मेथड इज लिसनर इंटरफेस इज इन्वॉक, ठीक है, जैसे ही हमारा जो इवेंट है वो अकर होगा वैसे ये मेथड क्या होगी, हमारी इवेंट लिसनर हमारा क्या करेगा, इन्हें इन्वोक कर देगा। जैसे कि अगर आपने कुछ लगाया कि अगर हम माउस को क्लिक करें तो हमारा एक मतलब एक कोई पेज ओपन हो जाए, ठीक है, तो वो एक इवेंट है, ठीक है, तो वो पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि आपने कुछ लगा रखा है कि स्क्रॉल करने में क्या हो, कि स्क्रॉल करने पे हमारी जो वहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं वो चेंज हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपने इवेंट लगा दिया। जैसे कि हमारा एक इवेंट होता है, आपने कोई गेम खेला होगा, ठीक है, आपने अगर मारियो खेला है, मारियो बहुत पुराना गेम है, सबने खेला होगा, ठीक है। मारियो में हम अगर राइट की को प्रेस करते हैं तो हमारा जो वो कैरेक्टर होता है मारियो वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अब जब हम उसे प्रेस करते हैं तो हमारा वो इवेंट है, ठीक है। जैसे हमने प्रेस किया और वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पे इवेंट लिस्टर ने क्या किया, उसे आगे बढ़ाया, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे हमने क्लिक किया और उसे आगे बढ़ाया, तो वो होता है हमारा इवेंट हैंडलिंग। देखो बहुत अच्छे समझा दिया और अच्छे समझ नहीं आएगा, ठीक है। AWT क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, 2 नंबर में आया था 21 और 22 में, इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता इसलिए थोड़ा कम डिफाइन किया, सिलेबस के अंदर था इसलिए डिफाइन करना पड़ गया। AWT इज अ लाइब्रेरी ऑफ अ क्लास विच प्रोवाइड GUI टूल्स टू डेवलप GUI एप्लीकेशन। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI, ठीक है, वैसी एप्लीकेशन को बनाने में यूज होता है और एप्लेट बनाने में भी यूज होता है AWT का, ठीक है। अब देखो, इट प्रोवाइड मैनी क्लासेस फॉर प्रोग्रामर्स टू यूज, ये बहुत सारी क्लासेस को प्रोवाइड कराता है प्रोग्रामर्स के लिए यूज करने के लिए। इट इज कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन एंड द नेटिव GUI, ग्राफिकल इंटरफेस और क्या बोलते हैं एप्लीकेशन के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। जावा AWT स्टार, इससे हम यूज कर सकते हैं जावा AWT को कैसे, कीवर्ड इंपोर्ट का यूज करते हैं। अगर हम लिखेंगे इंपोर्ट java.awt.strict तो हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट है हमारा इट कंटेन्स 3 काइंड ऑफ क्लासेस, इसके अंदर हमारी 3 क्लासेस होती हैं। पहला तो कंटेनर्स क्लास होती हैं, इसके अंदर क्या होता है, फ्रेम होते हैं, डायलॉग होते हैं, एप्लेट्स होते हैं, ये हमारे उसके अंदर आते हैं। फ्रेम्स को हम आगे यूनिट्स में जो आएंगे उसमें पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, टेक्स्ट फील्ड, बटन, चेकबॉक्स, ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट होते हैं। कस्टम ग्राफिक्स क्लास, इसके अंदर कलर्स आ जाते हैं, फॉन्ट्स आ जाते हैं, डायमेंशन आ जाती है जो कि हम कस्टम होते हैं, जो कि हम इसे चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हमारा ये हमारा हो गया AWT। अब हमारा लेआउट मैनेजर क्या होता है, इट इज अ मैकेनिज्म दैट ऑटोमेटिकली अरेंज द कंपोनेंट। अब जो हमारी जो पेज होता है, वेब पेज, उसके अंदर जो कंपोनेंट को हम अरेंज कैसे करेंगे वो लेआउट मैनेजर बताता है, ठीक है।
यूज टू कंट्रोल द साइज एंड पोजीशन ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट का साइज कितना रहेगा, उनकी पोजीशन कहाँ पर रहेगी, उसे कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर कुछ हमारे लेआउट मैनेजर्स हैं, ये भी पिछली 3 साल में तो आया नहीं है, तो मैंने इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं किया, और मतलब आप इसे और अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। पहला हमारा फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट क्या करता है, कंपोनेंट्स को क्या करता है, या तो सिंगल रो में या तो सिंगल कॉलम में क्या करता है, उसे अरेंज कर देता है, बिल्कुल उसकी तरह, फ्लेक्स बॉक्स की तरह, ठीक है। फिर है हमारा बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट क्या करता है, उसे पांच डायरेक्शंस में उसे मतलब अरेंज कर सकता है, 5 रीजन्स में अरेंज कर सकता है, या तो नॉर्थ में करेगा, साउथ में करेगा, ईस्ट में करेगा, वेस्ट में करेगा, या तो सेंटर में करेगा, ठीक है। कार्ड लेआउट। कार्ड लेआउट क्या करता है, डायनेमिक डायलॉग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर हमारा ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट बिल्कुल सिंपल है, ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर में क्या करता है, अरेंज कर देता है कंपोनेंट्स को। नॉन का काम पे यूज करते हैं अगर आपको कोई भी लेआउट नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए अपने वेब पेज में, तो आप नॉन का यूज करते हो, ठीक है। अब हमारे कोई 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, या वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा दिए 2 मार्क्स के, लेकिन 2 क्वेश्चन से जो रह गए तो मैं यहाँ पे जल्दी से करा देता हूँ। JDK वर्सेस JRE वर्सेस JMA 2 बार आया है हमारा, पिछले बार 2 मार्क्स नहीं, तो बताता हूँ आपको। JDK क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट होती है, जो कि डिपेंड करती है JRE और JVM, इन दोनों पे डिपेंड करती है वो। अब देखेंगे जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है, इट इज अ वर्चुअल मशीन दैट एग्जीक्यूट बाइट कोड, ये बाइट कोड को एग्जीक्यूट करती है। जावा रन टाइम एनवायरमेंट, ये किस पे डिपेंड करता है, JVM पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये होता है हमारा जावा रन टाइम एनवायरमेंट, ये लिख कर आना 2 नंबर में, इतना बहुत सफिशिएंट है। बेसिक एलिमेंट ऑफ गुड वेबसाइट डिजाइन, ये 2 नंबर में आया था, 2021-22 में आया था, ठीक है, सॉरी 22-23 में आया था, ठीक है। अब देखो क्या होते हैं हमारे गुड वेबसाइट के एलिमेंट्स। ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, इजी टू रीड होनी चाहिए, मोर क्लिक होनी चाहिए, लेस स्क्रॉल होना चाहिए, ज़्यादातर क्लिक हो ना कि स्क्रॉल। यूज़ ऑफ ग्राफिक्स, ज़्यादातर ग्राफिक्स का यूज़ कर सको जिससे कि यूज़र इंटरफेस और अच्छा बना सको। यहाँ पर हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है दोस्तों, तो फाइनली हमारी वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और ठीक है सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि हमें 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करने ही, ये हमारा नया चैनल है, मल्टी आइटम्स अभी हमारा मोनेटाइज नहीं हुआ, इस वजह से हमें ये चैनल बनाना पड़ गया। तो देखो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और 1K करवाओ मेरे, ठीक है। घर वालों में जितने भी घर में फ़ोन है सबसे सब्सक्राइब करवा दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ईयर का कंटेंट भी आने वाला है इस चैनल पे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसकी ही नेक्स्ट यूनिट में।